बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और आज का बेटा हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और आप लोगों से डिस्कस किया था इन डिटेल कि फंक्शन की लिमिट से क्या मीनिंग है और किस तरह आप उसको डिफाइन करते हैं। और उसके बाद जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके क्या मीनिंग होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से जो अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें तो वो सेम वैल्यू पे जाके आपके पास उसका आंसर आए तो हम कहते हैं कि वो आपके पास वो लिमिट उस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। तो आज सेम हम उसी चीज़ को लेके चलेंगे बेटा जो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे। और स्टार्ट करते हैं हम इससे कि आज की आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि आप डिफाइन कर पाएंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन को और आल्सो you will be able to state the theorems of on limits of some difference product and quotient of functions and demonstrate with examples। मतलब कि आप समझेंगे आज के लेक्चर में ये समझेंगे कि जो डिफरेंट थ्योरम्स हैं आपके लिमिट्स के वो जब आपके पास दो फंक्शंस का सम हो रहा हो या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या वो प्रोडक्ट हो रहा हो या क्वोशंट्स हो रहे हो उनके या उनके ऊपर कोई पावर अप्लाई हो रही हो या कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो तो उस पर कैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये हमने आज के लेक्चर में सीखना है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेंट बाय द लिमिट ऑफ फंक्शन के लिमिट ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है। तो लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें आप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि लिमिट के बारे में। तो आपको तो बहुत याद आएगा कि हम लिमिट ऑफ फंक्शन से क्या मुराद। जी बेटा हमने रिकॉल किया तो हमें ये पता चला कि अगर कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर हम x अप्रोचेस टू a मतलब कि हम एक जो हमारे पास उस फंक्शन का जो वेरिएबल है वो किसी एक नंबर a को अप्रोच कर रहा हो, कोई भी नंबर हो सकता है और उसका आंसर आपके पास एग्जिस्ट करे, कोई ना कोई आंसर आपके पास वैल्यू आए और वो नियरली मतलब कि इक्वल ना हो बल्कि उस नंबर को अप्रोच कर रहा हो, उसके करीब करीब कोई ना कोई हमारे पास आंसर आ रहा हो तो हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू एल मतलब कि ये इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है। और ये हमने देखा था कि ये लेफ्ट साइड से अगर x अप्रोच करे उस नंबर को, राइट साइड से अप्रोच करे तो दोनों का आंसर नियरली इक्वल आना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस फंक्शन की। तो वी कैन राइट इट इज हम कैसे इसको पढ़ते हैं द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए इज इक्वल टू एल मतलब कि वो उस नंबर के इक्वल है, नियरली हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है लेकिन हम इसको जब आंसर लिखते हैं तो इक्वल लिखते हैं इसको। और मीनिंग क्या है एज एक्स गेट क्लोजर टू ए मतलब कि जब एक्स ए के क्लोज जाता है उसको अप्रोच करता है। एफ एक्स गेट क्लोजर टू एल मतलब कि एफ एक्स एक नंबर के करीब जाके उसको अप्रोच करता है, वो नंबर आपके पास वो क्या है एल है और या कोई और नंबर कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी और आज रिकॉल कर ली उस डेफिनेशन को। अब इससे आगे मूव करते हैं बेटा हम जो आज हमने बेसिकली देखना है कि थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स मतलब कि आपके पास जब हम लिमिट्स फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं किस तरह अप्लाई करनी है। अब यहाँ कह रहा है कि आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि हमारे पास सिलेक्ट करें कि एक एफ एक्स फंक्शन है और एक जी एस फंक्शन, दो फंक्शन आपके पास हैं और वो कह रहा है कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो मतलब कि एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है और एफ एक्स पे आप उस पे वो अप्लाई कर रहे हैं और लिमिट को, और इसी तरह एक्स अप्रोचेस टू जीरो जी एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों की लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है मतलब कि ये पहले आपने डिसाइड कर लिया कि जो दो फंक्शन आप जो ले रहे हैं इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स, उनकी दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब कि जब उसमें एक्स जीरो पुट करेंगे आप तो उसका कोई ना कोई आंसर आपके पास आपको मिलेगा, एक वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है तो ये हमने पहले डिसाइड कर लिया। अब आपके पास क्या है, हमारे पास 6 रूल होते हैं, आपके पास इस स्लाइड में 5 है, नेक्स्ट स्लाइड में हम 6 रूल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपके पास जो सम से रिलेटेड जो आपके पास एक थ्योरम है वो क्या है द लिमिट ऑफ अ सम इज अ सम ऑफ द लिमिट्स। अगर आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो और उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें उन कंप्लीट उसके ऊपर तो बेसिकली क्या होता है वो किसके इक्वल होती है, आप सेपरेटली दोनों पे लिमिट अप्लाई कर देंगे और बीच में उनको इसमें ऐड आ जाएगा। तो द लिमिट ऑफ अ सम इज द सम ऑफ द लिमिट्स मतलब कि उन दोनों लिमिट्स के सम के इक्वल होगा। इंडिविजुअली आप दोनों फंक्शंस पे
लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह आपके पास इसका आंसर जो आएगा प्लस इसका आंसर आएगा, वो कलेक्टिवली इन दोनों के आंसर के बराबर होगा। तो इसको कहते हैं हम कि आपने फंक्शन को जो सम हो रहा हो तो उस पर लिमिट अप्लाई करें तो दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी, इसका ये मतलब है। इसी तरह सेम अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स, कि आपके पास फिर दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। उसके बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद उसको आप जो आंसर आएगा उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, सम का मतलब है फंक्शन सम हो रहे थे, आपने अलग लिमिट अप्लाई की, उस लिमिट को पहले अप्लाई किया, उसका आंसर आया, फिर उन दोनों को आपने ऐड किया आंसर्स को। इस तरह माइनस में भी क्या है, दो फंक्शंस आपके पास हैं, आपने पहले उसको अलग अलग लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर है उसके बाद दोनों आंसर्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड कह रहा है वो आपसे कि द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। मतलब कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं वो प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो इसका आंसर इक्वल होगा। आप अलग अलग दोनों फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनके आंसर्स को आपस में प्रोडक्ट करें, तो वो लिमिट इस दो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के बराबर होगा। मतलब कि इंडिविजुअली आपने लिमिट अप्लाई कर दी है दोनों फंक्शंस के ऊपर और बाद में उसके आंसर्स को आपने मल्टीप्लाई किया। इनको बेटा आगे हमें एग्जांपल में डिस्कस करना है और यही इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.3 है। तो हम इसको जब हम फंक्शन लिखा होगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन जब ऐड हो रहे हों और उसके दोनों के ऊपर आपकी लिमिट अप्लाई हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों फंक्शन को पहले आपने ऐड करना, उसके बाद लिमिट अप्लाई करना है। और ये कह रहा है ये किसके इक्वल है कि अगर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें और उनको सॉल्व कर लें, लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर निकालें, उनको प्लस कर लें, तो ये चीज दोनों इक्वल है। इस तरह डिफरेंस में भी ये है, इसमें प्रोडक्ट में भी है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वोशंट को जब डिवीजन के केस में, कि आपके पास दो फंक्शन जो है आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट है आपके पास, तो आप क्या करेंगे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अब ये एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इसके होल के ऊपर आपके पास लिमिट अप्लाई हो रही है, ये किसके बराबर होगा कि अगर आप एफ एक्स पे अलग लिमिट अप्लाई कर दें, जी एक्स पे लिमिट अप्लाई कर दें अलग, और इन दोनों के आंसर को बाद में डिवाइड करें, फिर आपके पास वो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो कि जो आपके पास जो जी एफ एक्स है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है फंक्शन है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर जीरो होगा तो आपके पास ये जो आपके पास इनफाइनाइट बन जाएगा, आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये फर्स्ट फोर रूल थे। पांचवा रूल आपके पास या पांचवा थ्योरम क्या है, द लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट टाइम्स द फंक्शन इज द कांस्टेंट टाइम द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगर कोई फंक्शन आपके पास कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स है आपके पास, उसका आंसर आपके पास एक नंबर आ रहा है, कोई ना कोई लेट करो आपके पास सी आ रहा है आंसर, या कोई नंबर ले लेते हैं लेट करो 6 आ रहा है। ठीक है, इस पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, फिर लिमिट इस पे अप्लाई की कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो बेसिकली देखें इसमें आपके पास एक्स पार्ट है ही नहीं, मतलब कि जो आपके पास वेरिएबल पार्ट है वो उसके अंदर है ही नहीं, ये सारा कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट आंसर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यही कह रहा था लिमिट ऑफ द कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन इज द कांस्टेंट टाइम द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। मतलब कि ऐड करो ये आपने एक सी फंक्शन था, उस पर लिमिट अप्लाई की, ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास ये सी है वो आपके पास एज इट इज रहा, सिर्फ फंक्शन जो इसके अलावा जो नंबर होगा उस पर आपकी लिमिट अप्लाई होगी, सी आपके पास एज इट इज आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये 6x है, तो 6x अगर है आपके पास, तो इस x पे तो लिमिट अप्लाई होगी, लेकिन 6 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो 6 टाइम्स जो लिमिट अप्लाई करेंगे इस x के ऊपर, उसका जो आंसर है तो उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास 5 रूल थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम 6 रूल भी डिस्कस करते हैं और इसके नेम भी देखते हैं, इनको किस नेम से आपने याद करना है। ये बेटा जो हमारे पास फर्स्ट है, जो हमारे पास हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं और उन पर लिमिट वगैरह अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो सम रूल कहलाता है आपका। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट होता है उसको हम डिफरेंस रूल कहते हैं, जो मल्टीप्लाई उसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और फोर्थ को हम क्वोशंट रूल कहते हैं। और ये जो मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया कांस्टेंट के, मतलब अगर आप कोई कांस्टेंट एक नंबर है उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है तो वो आंसर कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और इस तरह पावर रूल भी होता है कि अगर लेट करो किसी फंक्शन के ऊपर पावर है, ठीक है, तो आप क्या करें उस पर पहले लिमिट अप्लाई कर दें उस फंक्शन के ऊपर, मतलब कि उस फंक्शन को सॉल्व कर लें लिमिट अप्लाई करके, वैल्यू पुट करके, और जो आंसर है उसके बाद उसकी पावर ले लें, तो वो जो आंसर है ये बराबर आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पहले लिमिट अप्लाई करें और उसके बाद क्या करें आप उसका पावर लें, तो ये इक्वल दोनों आंसर है, इसको कहते हैं पावर रूल। तो यही जो हमारे पास सारे रूल्स हैं वो यूज करने हैं हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, और उनको सॉल्व करना है। जी, ये हमने फर्दर स्लाइड में आपको
शो किया हुआ है कि उनके डिफरेंट नेम है। आप उसको सम लॉ भी कह सकते हैं, जो सम ऑफ द लिमिट्स होती है आपके पास, और डिफरेंस लॉ भी कह सकते हैं उसको। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट नेम यूज होते हैं, लेकिन असल में बेसिकली ये इसको मोस्टली थ्योरम्स कहा जाता है कि थ्योरम ऑफ लिमिट्स है या प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स है। तो कहीं भी जो डिफरेंट नेम है आपको वो आए तो आपको समझ आ जाती है कि बेसिकली इससे क्या मुराद है, कि वो डिफरेंस लॉ से क्या जो मीनिंग ले रहा है कि आपके पास लिमिट्स आपने दो फंक्शंस अगर माइनस हो रहे हैं तो उसको अलग अलग आपने उसकी लिमिट अप्लाई करनी है, उसके बाद उसके आंसर उसको माइनस करना है। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट नोटेशंस हैं, तो ये इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जी बेटा, अब एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह वो जो हमने अभी फिर हम सारे पीछे पढ़े हैं वो कैसे अपने अप्लाई करने हैं। देखिए ये आपके पास है एक फंक्शन है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंक्शंस है, ठीक है बेटा, एक पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन मान रहे हैं। अब देखेंगे ये आपके पास 5x4 माइनस 13x प्लस 2, ठीक है, इसमें ये 2 कांस्टेंट है, इसमें माइनस 13x ये आपके पास वेरिएबल पार्ट है, और इस तरह फर्स्ट जो आपके पास है वो 5x4, तो ये आपके पास 4। अब देखिए इसमें दो फंक्शन यहाँ माइनस भी हो रहे हैं और यहाँ पे आपके पास प्लस भी हो रहे हैं। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन हमारे पास प्रॉपर्टी फिर हम यूज होंगे कि प्लस वाले में प्लस वाला और माइनस वाले में माइनस वाला। अब हमने क्या करना है, देखिए बेटा कि लिमिट अप्लाई करनी है, कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी अप्लाई करनी है। आप क्या करें, इस पे लदा अप्लाई कर दें, लिमिट इस पे लदा अप्लाई कर दें, इस पे लदा अप्लाई कर दें, ठीक है बेटा। जैसे एक नंबर होता है आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा था आपके पास, अगर अंदर नंबर होता है x प्लस 2, तो हम क्या करते हैं 2 को x से भी मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई। तो इस तरह लिमिट के भी केस में सेम इस तरह आपके पास लिमिट है और अंदर तीन फंक्शन है आपके पास, तीनों पे लिमिट आप अलग अलग अप्लाई करते हैं और जो साइन है बीच में वो एज लिखते हैं। आपने लिमिट इसमें अप्लाई की, लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी 5x4, माइनस का साइन आ गया, फिर आपने इस पे लिमिट अप्लाई की था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी 13x, और प्लस का साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और 2। आपने तीनों पे आपने क्या किया, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। ये आपने फर्स्ट सेकंड स्टेप में किया, ठीक है बेटा। ये क्या किया, सम एंड डिफरेंस रूल आपने यहाँ यूज किए, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस रूल और यहाँ इन दोनों के दरमियान सम रूल यूज किया। अब देखें हमें पता है कि लिमिट जो हमने उसको सॉल्व करना होता है, बेसिकली क्या करना होता है, जो इस वैल्यू को x अप्रोच कर रहा होता है वो वैल्यू x की जगह हमने पुट करनी होती है। अब ये x अप्रोच कर रहा है c को, यहाँ पे x है, तो उसका मतलब हम यहाँ कर देंगे जब उसको लिमिट का आंसर निकालना होगा तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, ये c इस जगह पुट कर देंगे तो x की जगह c आ जाएगा, ऊपर क्या है पावर 4, तो ये आ जाएगा c पावर 4। इस तरह इसमें जब x की जगह c पुट करूंगा क्या आ जाएगा 13c। और आपको पता है कांस्टेंट की हमने बात की, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती क्योंकि इसमें वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, तो एक्स तो इसके अंदर है ही नहीं है, तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एज इट इज 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आफ्टर जो आपने लिमिट इससे अप्लाई की उसके बाद जो आंसर आया वो क्या है 15c4 माइनस 13c प्लस 2, मतलब कि इस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जब एक्स अप्रोच करा था तो ये जो आपके पास फंक्शन था इसका आंसर आपके पास ये आया। तो सिंपली बेटा क्या था आपके पास, तीन आपके पास फंक्शंस थे और वो फंक्शंस के दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी। आपने तीनों पे अगर लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने से मुराद है जहाँ एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, आपने डायरेक्टली जिस नंबर को वो अप्रोच कर रहा होता है एक्स, वो डायरेक्टली आपने एक्स की जगह पुट करना है और उसको सॉल्व करके आपने आंसर निकाल लेना है। लेट को यहाँ पे सारे नंबर्स आते हैं, फिर आप उसको ऐड या प्लस करते या कोई लाइक टर्म्स होती है तो सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे 5c4 है और 13c है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होते और ये कांस्टेंट है, ये भी सॉल्व नहीं, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए बेटा, लिमिट x अप्रोच टू c x क्यूब माइनस 4x x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास जो हमने लास्ट जिसका के क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं, अब इसमें ये x क्यूब है, ये माइनस 4x है, ऊपर दो फंक्शंस माइनस 4 है, नीचे देखें क्वेश्चन में क्या है x स्क्वायर और प्लस 8, मतलब कि यहाँ अब आप अलग अलग सब पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने पहले लिखा, आपने ऊपर लगा डिनोमिनेटर में अप्लाई की लिमिट और नीचे लगा अप्लाई की, पहले आपने ये क्वेश्चन रूल लगा दिए पहले आपने। उसके बाद क्या है, अब दो नीचे ऊपर जो है दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं और नीचे क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो आपने अलग अलग फिर लिमिट अप्लाई कर दी, सम एंड डिफरेंस रूल यूज किया, एक्स क्यूब पे अलग, एक्स क्यूब पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस 4x इस पे अलग, एक्स स्क्वायर पे अलग और 8 पे अलग, और अगेन लिमिट क्या आपकी एक्स अप्रोच टू सी। जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, जब लिमिट को एवेल्युएट करना है, क्या करना है आपने, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये जिस एक्स इसको अप्रोच कर रहा होगा वो पुट कर देना। तो यहाँ पे एक्स की जगह सी आ जाएगा, क्या बन जाएगा सी क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा -4 वैसे ही आ जाएगा साथ, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा सी, ये 4c बन जाएगा, नीचे एक्स की जगह सी पुट करेंगे सी स्क्वायर प्लस 8, तो ये आपके पास क्या है, ये
आफ्टर इवेल्युएटिंग लिमिट, आपने उसको लिमिट को जब पुट किया तो ये आंसर है। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ऊपर से सी कॉमन आ रहा है लेकिन नीचे से कोई सी चीज नहीं कॉमन, तो उसका मतलब है अगर आप एक स्टेप करना भी चाहें तो कर दें, लेकिन ये आपके पास आंसर जो है वो ठीक आंसर है। इसको देखें आपने क्या किया, प्रोडक्ट एंड मल्टीपल रूल्स अप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो ये देखें लिमिट्स के जो हमने थ्योरम पढ़े हैं वो आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं गिवन फंक्शंस के अंदर और उसके जो उसको इवैल्यूएट करके आंसर्स निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरह हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। आई होप तो क्या आपको समझ आ गई हुई किस तरह आपने ये लिमिट अप्लाई करनी है फंक्शंस के ऊपर और उसका आंसर फाइंड करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये आपके पास ये एग्जांपल्स हम कहीं और से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ये फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, ये दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं और फिर ये एडिशन हो रही है, इसका मतलब है ये ओरिजिनल आपके पास लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तीनों पे लगा आपने अप्लाई कर दिया लिमिट, ठीक है, एक्स स्क्वायर पे लगा अप्लाई कर दी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, माइनस 3 पे लगा अप्लाई कर दी x अप्रोचेस टू 1 और 6 पे लगा अप्लाई कर दी, ठीक है बेटा। अब आप देखें क्या करना है, एक्स अप्रोचेस टू 1 आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप जहाँ जब लिमिट वैल्यूएट करेंगे आपने क्या करना है उसके ऊपर 1 पुट कर देना है। एक्स के अंदर 1 पुट करते क्या आंसर आता है आपके पास 1 का स्क्वायर। जब 3x में पुट करेंगे तो 3 वैसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 बाहर माइनस है प्लस 6। अब 6 पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 6 कांस्टेंट है तो 6 एज इट इज आपके पास 6 आ जाएगा। तो अब ये देखें सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 6 को सॉल्व करें तो आंसर क्या आ गया 4। ये आपके पास है जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी, हम डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि हमारा एक्स जब अप्रोच कर रहा है 1 को तो बेसिकली ये जो फंक्शन है आपके पास ये अप्रोच कर रहा है 4 को, मतलब कि नियरली इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 इसका आंसर आएगा जब हम एक्स 1 को अप्रोच करेगा इस फंक्शन के और। तो बेसिकली हम लिखते हैं इसको इक्वल के साइन के साथ और डायरेक्टली वही वैल्यू पुट करते हैं जब हम उसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है, कुछ इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस, तो इस तरह के फंक्शन होंगे जिसमें आप डायरेक्टली जब वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली आपके पास 0/0 की फॉर्म आएगी। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में भी आपके साथ एक डिस्कस की थी एग्जाम्पल जिसमें 0/0 फॉर्म, इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेंट फॉर्म कहते हैं आप, ठीक है बेटा। इस तरह की जब भी फॉर्म आएगी उसको आपने जो है ना उससे बचने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो हम यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई आपके पास जैसे हमने अभी फंक्शंस किया कि कोशेंट फंक्शंस हैं या आपके पास दो रैशनल की फॉर्म में फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, एक अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे, आप क्या करेंगे उसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे जो कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर आपके पास इस तरह के फंक्शंस आ रहे हैं जिसमें आप डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट करें और ये फॉर्म बने 0/0 की फॉर्म, इनडिस्क्रिमिनेंट फॉर्म बने आपके पास, तो आप क्या करते हैं उसको अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करते हैं। उस अलजेब्रिक टेक्निक में क्या है आपके पास, आप उसके फैक्टर्स बनाते हैं और फैक्टर्स बना के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं और उसके बाद फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर आपको कोई ना कोई एक आंसर मिल जाता है। तो ये कुछ फंक्शंस आपने इस तरह के आपके पास एक्सरसाइज में होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपने ये चीज याद रखनी है। इसी तरह ये इस तरह के भी फंक्शंस होंगे आपके पास, तो हमने उनको भी जो है एक डिफरेंट मेथड सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कह रहा है एक्स आपके पास, अगर एक्स एन माइनस ए एन और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अब इसमें अगर एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर आप एक्स की जगह ए पुट कर दें, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा ए एन माइनस ए एन 0 और यहाँ पे एक्स की जगह ये पुट करेंगे ए माइनस, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है आपके पास, ठीक है। तो ये फंक्शन भी इस तरह का फंक्शन है जो आपके पास ये वाली फॉर्म दे रहा है 0/0, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये जो मैंने हमने लास्ट बार डिस्कस किया, फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बना के कॉमन फैक्टर्स को जो है वो कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से आप देख रहे हैं कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब नीचे देखें, ये आपके पास एक और फंक्शन गिवन है, तो कह रहा है इसमें भी देखें आप 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, देखें एक्स के कुछ 0, जब मैंने यहाँ 0 पुट किया ये 0 हो गया, यहाँ क्या रह गया स्क्वायर रूट ए, आगे क्या पड़ा हुआ है माइनस स्क्वायर रूट ए, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 आ गया, तो बेसिकली क्या डायरेक्टली लिमिट पुट करने से मेरे पास 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब है मैं डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकता, इसको मैंने सॉल्व करना है। तो जो आपके पास इस तरह का होता है स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, आपको पता है कि
उसको आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो जब आपके पास इस तरह के फंक्शंस होंगे, उनको हम डायरेक्टली लिमिट पुट करने से जब 0/0 आंसर आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, पहले रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, और आपकी जब आप क्वेश्चन आपके सामने आए तो इन चीज़ों को आपने याद रख के उसको उस तरह सॉल्व करना है। जी बेटा, हम अब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हमारा टारगेट है, हम इसको सॉल्व करेंगे, और जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे, और कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो हम उसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.3 इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है पहला कहता है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, मतलब कि जो हमने थ्योरम पढ़े हैं उनको यूज करना है, और ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 2 3 4 5 6 और ये हमने पार्ट्स करने हैं, ठीक है, यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट जो हमने डिस्कस किए हैं 6 थ्योरम्स, वो हमने यूज करने हैं। जी हम एक्सेस स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आपके पास पहला है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन क्या है 2x + 4 हमारे पास है। तो क्या है, ये सम हो रहा है, इसका मतलब हम पहला रूल यूज करेंगे। सम वाला क्या कहता है कि दोनों आप दोनों पे अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, 2x पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी और 4 पे मैंने लिमिट अलग अप्लाई कर दी। आप इसको LIM भी लिख सकते हैं और LT भी लिख सकते हैं कि LT x अप्रोचेस टू 3 आपने लिखा, और क्या किया 2x लिख दिया पहले, और फिर प्लस, और फिर लिमिट लिखी आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 यहाँ लिखना था, सॉरी, x अप्रोचेस टू 3, और आपके पास क्या आ जाएगा साथ ये 4। अब जब ये आपने अलग अलग कर दिया, पहले रूल अप्लाई कर दिया, उसके बाद देखें एक और है, ये 2 है और ये x है, 2 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो आप इसको 2 को बाहर लिख लें, पहले 2 ये बाहर आ गया और लिमिट से अप्लाई होगी आपके पास वेरिएबल पार्ट के ऊपर। और आपको पता है कि लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई होती है, तो सिर्फ कांस्टेंट ही आ सकता था, ये 4 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो एज इट 4 आ गया, और ये 2 आपने बाहर कर लिया क्योंकि ये 2 कांस्टेंट था, x पे अप्लाई होगी। तो आपने जब लिमिट अप्लाई करनी है x की जगह 3 लिख देना है, तो ये आ जाएगा 2 × 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, और इसका आंसर 4 था, 6 + 4 आपका आंसर 10 आ गया। क्या शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब इस फंक्शन के लिहाज से x3 को अप्रोच कर रहा है, x3 के करीब जा रहा है, तो ये फंक्शन जो है उसका आंसर 10 के करीब आ रहा है। तो ये आपके पास इवैल्यूएट करती है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी सिंपली जैसे बेटा आपने 3x स्क्वायर है -2x है +4 है, तीन आपके पास फंक्शन हैं, तीनों पे अलग अलग आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 आपके पास कांस्टेंट था, 3 पहले आपने जो कोफिशिएंट है उसको बाहर लिख लिया क्योंकि इस पे अप्लाई नहीं होगी लिमिट, वेरिएबल पे अप्लाई होगी x स्क्वायर पे। इस तरह ये -2x से 2 बाहर निकाल लिया आपने और लिमिट x पे अप्लाई कर दी, और ये लिमिट जब कांस्टेंट पे अप्लाई होगी तो कांस्टेंट एज इट इज 4 आ जाएगा। इसमें जब आप x अप्रोच टू 1 है, x के जगह 1 लिखोगे तो 1 आ जाएगा, 3 × 1 आपके पास 1 आ गया, -2 x की जगह 1 लिखोगे -2 × 1 -2 आ गया, और +4, तो 3 -2 1 + 4 ये आपके पास 5 आ गया। इसका मतलब है जैसे x अप्रोच कर रहा था 1 को इस फंक्शन पे, तो आपके पास ये फंक्शन जो है वो उसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर 5 आ रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखें, स्क्वायर रूट है x² + x + 4, डिफरेंट फंक्शन देके आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। सेम हमारे पास मेथड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप क्या करें कि डायरेक्टली इसको आप डायरेक्टली किया हुआ, लेकिन आप इसको ऐसे कर लें। इसके बाद स्क्वायर रूट आपने अप्लाई किया है, तो आप क्या करें, इसके अंदर स्क्वायर रूट ले लें, x² + x + 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। आप इस पर लिमिट अप्लाई करें अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास +3, यहाँ आ जाएगा +4 इस तरह, और 9 + 7 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 आ गया। तो इस तरह आपने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट बेटा। जी बेटा, ये हमारे पास है लिमिट हमारे पास x × x² - 4, ठीक है। आपके पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और आपके पास एक फंक्शन आपके पास x पड़ा हुआ है बाहर, दो फंक्शन मल्टीप्लाई, और इसका मतलब है यहाँ प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, दोनों पे हम अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या किया देखें, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2x पे अलग अप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू x² - पे अलग अप्लाई कर दी, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखें, जब आप इसकी जगह 2 पुट करेंगे ये 2 आ गया, अब जब इसके अंदर 2 पुट करेंगे आप 2 × 2 = 4, ये 0 आ गया, तो इसके आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कि जब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन के ऊपर, x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो इसका आंसर 0 को अप्रोच कर रहा है। अब आप ये देखें, दो स्क्वायर रूट में फंक्शन है और बीच में माइनस हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस वाला रूल लग रहा है, इस पे लिमिट अप्लाई किया आपने और इस पे लिमिट अप्लाई की, डायरेक्टली x की जगह आपने वैल्यू पुट की,
लिमिट यहाँ पे है x अपोजिट टू, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 + 1 9 -9, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है, इस लिमिट x अपोजिट टू पे ये फंक्शन जो है आपको 0 आंसर दे रहा है, इसको 0 को अप्रोच कर रहा है आपके पास। 6 पार्ट देखें, 2x³ + 5x 3x - 2 मेरे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल में क्या, पहले आपने दोनों पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी, उसके बाद ये दो आपके पास फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, नीचे दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अलग लिमिट अप्लाई की, इस पे अलग एक स्टेप और कर सकते हैं आप, ठीक है। इस पे अलग लिमिट अप्लाई करें और इस पे अलग लिमिट लिखें, इसके साथ लिमिट अलग, इसके साथ लिमिट अलग, और जब लिमिट आप पुट करेंगे x की वैल्यू x अपोजिट टू 2, तो फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आफ्टर सॉल्विंग आपके पास 13/4 आंसर आएगा। तो ये जस्ट आपके पास डिफरेंट फंक्शंस थे, हमने वो जो थ्योरम हमने डिस्कस की है 6 थ्योरम, वो हमने अप्लाई की और इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट आपने जब लिमिट अप्लाई करनी है, इसका मतलब है जिस नंबर को x अप्रोच कर रहा होगा वही नंबर आपने डायरेक्टली वेरिएबल की जगह x पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। जी बेटा, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब ये वो टेक्निक्स है जो हमने डिस्कस की है कि कुछ इस तरह के आपके पास फंक्शंस होंगे जो आपके पास डायरेक्टली लिमिट पुट करने से उनका आंसर 0/0 आएगा, तो उनको हमने कैसे जो है फैक्टर्स बना के सॉल्व करना है, और अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास क्या होगा, उसको हमने बाय रैशनलाइज करना है। तो जो 6 पार्ट हमने आज करने हैं, तो उन 6 पार्ट्स के अंदर हमारे पास वो फैक्टर वाला ही काम है कि ये आपके पास सारे अलजेब्रिक फंक्शंस गिवन है। इन अलजेब्रिक फंक्शंस को आप जब आप फैक्टर्स बनाएंगे और कॉमन फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम इनको करते हैं, देखते हैं। पहला पार्ट करते हैं, उसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, और जो आपके पास सेकेंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है और आपके पास जो 6 पार्ट है वो आपने खुद करना है, ये आपका एज अ होमवर्क है। जी बेटा, देखें फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप देखें इसमें कि x³ - x और x + 1 है और x अप्रोच टू -1 में। देखिए आपके पास जो लिमिट है वो x अप्रोच कर रही है -1 को। अगर मैं -1 यहाँ डायरेक्टली पुट करता हूँ, देखो x³ का आंसर जो -1 पुट करूँगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है बेटा, x की जगह -1 पुट करूँगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1। ठीक है बेटा, और नीचे पुट किया -1, -1 + 1 क्या आ जाएगा, 0। ऊपर -1 + 1 क्या आ रहा है, 0/0। तो इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपके पास, इनडिस्क्रिमिनेट फॉर्म बन रही है 0/0। इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि ये आपके पास अलजेब्रिक फॉर्म हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले फैक्टर्स बनाए। अब उसमें देखें क्या दोनों में से कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x² -1, और नीचे आपका कोई चीज कॉमन नहीं है, वो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म है x + 1, वो एज इट इज आ गई। अब x² -1 आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, x + 1 और x - 1 आपने ब्रेक कर दिया। अभी देखिए लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा बेटा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैं बाय फैक्टर्स बना के, कॉमन फैक्टर्स जो है उनको मैंने पहले सॉल्व करना, उसके बाद में आपका लिमिट अप्लाई करूँगा। जी बेटा, ये आके आप देखें ये x + 1 और ये x + 1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ऊपर क्या रह गया, x × x - 1। अब आपके दो फंक्शंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं आपके पास, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपके पास वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 आप अप्लाई करेंगे किस पे, पहले आप x पे अप्लाई कर देंगे, इसी तरह फिर आप लिमिट x अप्रोचेस टू -1 किस पे अप्लाई कर देंगे, x - 1 पे। फिर आप क्या करेंगे, x की जगह आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली -1 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर देखें सॉल्विंग, जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ आ गया -1, ये -1 × -1 -2 आ गया, -1 × -2 मल्टीप्लाई होके 2 आंसर आ गया। अब देखें इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो आपने इसके कॉमन फैक्टर्स बनाए और जो फैक्टराइजेशन की, उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर्स कटिंग की, कि आपके पास लिमिट का आंसर आ रहा है उसका। लेकिन जब आपने सारा प्रोसेस किया, सब जब पहले आप कर रहे थे लिमिट डायरेक्टली पुट, तो क्या आ रहा था, 0/0। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, ताकि हमें कोई ना कोई आंसर मिल जाए। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, सेम आपके पास जो हमने ऊपर डिस्कस किया वैसे ही आपने करना है, वो भी कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे ना हो। हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। जी बेटा, ये है x³ और -8 और x² + x - 6। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं क्या ये डायरेक्टली एक लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर मैं x2 पुट करूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 - 8 ऊपर 0 आ रहा है, और यहाँ पुट किया मैंने 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 - 6 तो 0/0। ये भी आपके पास वो वाली फॉर्म बन रही है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म बन रही है। तो उसका मतलब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। नो,
हमने क्या करना है, तो इसके पास फैक्टर्स बनाने, तो हम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स बनाए, ये हमारे पास x हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, और ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी। ठीक है बेटा, इसके फार्मूले के बराबर होता है a माइनस बी, और a का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करें और प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने जो है वो खोला है। देखें यहाँ पे ये a था, ये b था, तो a माइनस बी पहले आ गया, x माइनस टू, एक्स का स्क्वायर और प्लस टू ए बी, सॉरी प्लस ए बी, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया क्यूब का। इसके बाद नीचे देखें बेटा, नीचे आपके पास ये, इसको आप मिड टर्म ब्रेक वैल्यू के जरिए सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इसके फैक्टर्स बनाए आपने, एक्स के प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, और ये क्या बन गया आपके पास, एक फैक्टर x प्लस 3 बन गया, एक x माइनस 2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऊपर x माइनस 2 मौजूद है, नीचे भी x माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग क्या रहेगा, फैक्टर x के प्लस 2x प्लस 4, नीचे क्या रहेगा x प्लस 3। अब आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और दोनों पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो आप क्या करें, ऊपर भी लिमिट अप्लाई करें। इसके बाद ये वो क्वेश्चन बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। ठीक है बेटा, ऊपर लिमिट अप्लाई करें, नीचे लिमिट अप्लाई करें, फिर अलग अलग लिमिट अप्लाई करें, एक्स पे अलग लिमिट अप्लाई करें, प्लस 2x पे अलग, प्लस 4 पे अलग। इस तरह नीचे जब अप्लाई करेंगे तो x पे अलग, c पे अलग, और जब लिमिट की वैल्यू x की जगह 2 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आफ्टर सॉल्विंग आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12/5। ठीक है बेटा, जो आंसर हमें 0/0 दे रहा था, डायरेक्टली लिमिट पुट करने से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कॉमन फैक्टर्स को एलिमिनेट किया, तो हमारे पास उसका एक ना एक आंसर आ गया कि जब x अप्रोच कर रहा है 2 को, इस फंक्शन के लिए आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 12/5 को अप्रोच कर रही है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। इस तरह बेटा फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ पार्ट। जी, फिफ्थ पार्ट क्या आपके पास, फिफ्थ पार्ट है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 1, इस पर लिमिट अप्लाई हुई -1। देखें ये भी वही फॉर्म बनती है क्या, नहीं, -1 पुट किया, क्या आ गया, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का क्यूब 1, तो -1 प्लस 1 ऊपर क्या आ रहा है, 0। ठीक हो गया, नीचे -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब ये भी वही फॉर्म बन रही है 0/0 की, तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते। अगेन सेम लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। ऊपर देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर -1 है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 से कैंसिल, ये आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे, आपके पास ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशंट रूल लगाएं, ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करें, नीचे लिमिट अलग अप्लाई करें, और लिमिट की वैल्यू क्या, -1। और फिर जब आप क्या करेंगे, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -1/2। तो ये बेटा आपने क्या किया, डिफरेंट फंक्शंस को, बेसिकली जो अलजेब्रिक फंक्शन है जो आपके पास 0/0 की फॉर्म दे रहे थे, उनको बाय यू फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, उसके फैक्टर्स बनाए हैं, और फिर कैंसलिंग आउट की कॉमन फैक्टर्स की, उसके बाद एट द एंड आपने लिमिट अप्लाई की। तो 6 पार्ट भी बेटा आपने खुद करना है, वो आपका होमवर्क है। ये 6 पार्ट है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने एक्सरसाइज 1.3 की मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4 और 6 पार्ट ये आपने करने हैं। उसके बाद थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स आपके पेज नंबर 17 और 18 भी तो हमने डिस्कस किए हैं, उनको अच्छी तरह आपने देखना है, और साथ में उसकी एग्जांपल्स गिवन है वो देखनी है आपने कि क्या आपके पास वो आपके बुक में किस तरह वो एक्सप्लेन कर रहा है, और आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए थ्योरम्स को, और आपने अच्छी तरह याद करने थ्योरम्स। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। लिमिट ऑफ फंक्शन हमने एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी, इसमें आप देखेंगे कि कैसे जो है लिमिट ऑफ फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है, और जो है एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा है। आइए वीडियो देखते हैं बेटा।
a bar of the window right there. But we can make a really good guess. What do you guys think is happening there? What do you think the y value is when x is 2? Yep, it looks like it's 4. You know, here's your graph. If it went like that, it would be 4, right? There'd be a point right there. But the thing is, we don't actually know that for sure. If we move the window, it could be that we have a point here at 4, which is what we guessed, but there could actually be a hole at 4, or there could be a point somewhere else that's not at 4. And so what we've done by saying it looks like it ought to be at 4, even though I don't really know exactly what's happening at 2, because at 2 there's this bar in the way, right? What we've done is we've found the limit as x goes to 2 of our function is 4. So that means if I look on either side, but I can't see exactly what's going on right when I am at 2, I'm going to guess that the answer should be 4. And if we look at what our definition is here for limit, we would say the limit of f of x as x approaches, in our case 2, equals, in our case 4, means that we can make our function value, our y value, as close as we want to 4 by taking x as close as we want to 2. So if we go back and look at our picture again, with that bar in the way, as long as I can look and I can see if we're really close to 2 on the x-axis, I'm looking at the function on either side of the bar, and I'm saying the closer I am to 2, my function's getting closer and closer to having a y value of 4. And if I move that bar out of the way, in all three of these situations, whether there's a hole or there's a dot somewhere else, in all three of these situations, on either side of that actual point, the closer and closer the x value gets to 2, the closer and closer the y value gets to 4. So we would say that in this case, in all three of these cases, no matter what's actually happening at 2, the limit as x goes to 2 of f of x is 4. Now there's one other way to think of limits other than the window pane that also can be helpful, and that's to think of your function as actually like a roller coaster or a road that you're driving on. And so in this example, we're looking at the function x minus 1 over x squared minus 1 as x gets close to 1. So I imagine that I'm this car right here, and I'm driving along the function. And if I drive so that my x value gets closer and closer to 1, where is my car going? So where is the road going? That's what we're asking ourselves. And the road is going to be at a height of 5.5. And it doesn't matter which direction I'm coming from. If I'm coming from this side over here, as I'm driving along with my little car, I'm still getting close to a height of 0.5. Now in our analogy here, we seem to have a pothole or something exactly at that spot. But it doesn't matter because that's where the road is headed. And so we would say that the limit here, according to this graph, is 0.5. So that's the idea of a limit. Where is the graph headed as you get close to the point? What's going on near the point? But the big idea here is that we don't care what's actually happening at the point. So for example, if we have f of x being x minus 1 over x squared minus 1, then if we try to actually plug in 1 here, we're going to get 1 minus 1 over 1 minus 1. We're going to get 0 over 0, which doesn't make any sense. We can't divide by 0, right? So we can't actually plug the point in, but we can still say something about it. We can say that it's getting close to 0.5.
जी बेटा, वीडियो में आपने देखा कि उसने कैसे एक पहले आपको एग्जांपल दी है कि एक विंडो है, विंडो के पीछे आपके पास एक ग्राफ बन रहा है और वो ग्राफ जो है एक पॉइंट पे आके उसका पेन सामने आ रहा है, तो हमें नज़र नहीं आ रहा वो पॉइंट। तो वो उसने क्या किया, ऊपर से आप राइट साइड से मूव किया फिर लेफ्ट साइड से, और वो कह रही है कि इस पॉइंट पे हमारे पास ये पॉइंट होगा। तो उसने वही अप्रोच किया कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें और राइट साइड से अप्रोच करें और हमें एग्जैक्टली वही आंसर मिले, उससे करीब हमारे आंसर मिले, तो हम कहते हैं वो जो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर उसने आपको रोलर कोस्टर की एग्जांपल दी बहुत अच्छी, कार के लिहाज से कि कार ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं और आप देखने जाते हैं कि x इक्वल टू 1 पे आपका रोड किस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो चाहे वो ऊपर से नीचे आए, चाहे आप नीचे से ऊपर जाएं, तो वो पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि चाहे वो लिमिट पुट करने से आंसर नहीं मिल रहा आपको 0/0 आपकी फॉर्म मिल रही है, लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया मिल रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो लिमिट बेसिकली यही है बेसिकली बेटा, कि आप एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू को अप्रोच करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वाई का आंसर जो है वो नियरली क्या होना चाहिए, हमें एक आइडिया मिलता है और वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह ये बेटा आपके पास लिमिट का कंसेप्ट है, और इसका हमने थ्योरम्स जो डिस्कस किए हैं उनको हमने देखा कैसे अप्लाई करना है टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इन सारी चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो आपने होमवर्क करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।